मेरे पति का दोस्त रोज हमारे घर आता और आते ही मुझे घूरने लग जाता। किसी न किसी बहाने से आता और आते ही मुझे ताकना शुरू कर देता। एक दिन मैं किचन में खाना बना रही थी, तभी वह मेरे पीछे से आया और मेरा नाम अंजलि है। छोटे से गांव में ही पली बड़ी और हमारा सीधा सादा सा परिवार होने की वजह से मैं शहर के तौर तरीकों से बिल्कुल भी नहीं ढल पाई और शहर के रहन सहन से मैं बिल्कुल वाकिफ नहीं थी। आज तक सादा जीवन व्यतीत करती आ रही थी। मैं एकदम से शहर में कैसे एडजस्ट कर पाती। दरअसल मेरी शादी कुछ महीनों पहले दिनेश से हुई। दिनेश एक सरकारी नौकरी करते थे, जिसकी वजह से उनका पूरा परिवार उन्हीं के साथ शहर में रहता था। शादी के बाद अक्सर मुझे परेशानियों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि गांव में हम लोग नीचे चटाई लगाकर एक साथ पूरा परिवार बैठकर खाना खाते थे। जबकि यहाँ आने के बाद मैंने देखा कि सबका खाना खाने का अलग अलग समय था और रहन सहन का तरीका भी कुछ अलग ढंग से था। खैर, जैसे तैसे मैं अपने ससुराल के तौर तरीकों में पूरी तरह ढल गई। मुझे अपने गांव जाने का मौका बहुत कम मिलता था, क्योंकि दिनेश मेरे सास ससुर के इकलौते बेटे थे, इसलिए घर में केवल हम 4 सदस्य थे। तो मेरी सास का यही कहना था कि अंजलि के बिना घर सूना सूना सा लगता है, इसके होने से घर में रौनक लगी रहती है। बस यही वजह थी कि मेरा गांव जाना नहीं हो पाता था। वैसे अगर कभी कभार माँ पापा से मिलने का मन होता तो दिनेश मुझे मिलवा के ले आते। खैर, आज दिनेश का जन्मदिन था। पूरे घर में सजावट हो रही थी। सभी लोग दिनेश को बधाई दे रहे थे। कुछ देर के बाद दिनेश मेरे पास आकर बोले, क्यों भाई अंजलि, तुम्हें मेरे जन्मदिन की खुशी नहीं है क्या? मैं उनकी बातों से चौंक सी गई। मैंने मन ही मन सोचा कि ये ऐसे कैसे बोल रहे हैं। तभी मैंने कहा कि क्या हुआ दिनेश, भला मुझे क्यों खुशी नहीं होगी? तभी दिनेश हंसने लगे और कहा कि मुझे तुमने विश नहीं किया। मैंने भी उन्हें चोटी काटते हुए कहा, अच्छा जी, विश नहीं किया? और वह जो कल रात 12 बजे विश किया था, वह किसने किया था? तभी दिनेश भी मस्ती मूड में बोले कि वह तो रात का समय था ना, अभी सवेरे तो नहीं किया। मैंने फिर कहा कि ठीक है, अभी कर देती हूँ। मैंने कहा, हैप्पी बर्थडे पतिदेव जी। दिनेश ने भी प्यार भरा थैंक यू कहते हुए मुझे गले से लगा लिया। कुछ देर तक हम ऐसे ही बात करते रहे और फिर जब पड़ोस से लोग आने लगे तब मैं उनकी सेवा में लग गई। शाम का समय हुआ, सभी मेहमान इकट्ठे हो गए और केक कटिंग की गई। तभी मुझे कुछ अजीब सा लगा कि दिनेश का एक दोस्त जब से आया था तब से मुझे घूरे जा रहा था। जब मैं उसकी तरफ देखती तो वह झट से नजर को फेर लेता और कुछ देर बाद फिर से वही हरकत शुरू कर देता। मुझे बार बार गुस्सा आ रहा था कि कितना बेशर्म आदमी है, जरा भी लिहाज नहीं है। वह तो ऐसे देख रहा है जैसे मैं उसकी बीवी हूँ। खैर, मैं आए मेहमानों के सामने कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी, इसलिए उस पर ध्यान देना बंद कर दिया। फिर ऐसे ही पूरा फंक्शन खत्म हुआ। सब लोग अपने अपने घर चले गए। मैंने सब सामान वगैरह समेटा और कमरे में चली गई। वहाँ जाकर मैंने दिनेश से पूछा कि वह बड़ी बड़ी मूछ वाला आपका जो दोस्त घर पे आया था, उसका क्या नाम था? दिनेश ने कहा कि राहुल। क्यों, क्या हुआ, सब खैर तो है ना? मैंने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो वैसे ही पूछ रही थी, क्योंकि आज से पहले उसे कभी हमारे घर में नहीं देखा था, इसलिए पूछ रही थी। दिनेश ने कहा कि अच्छा कोई बात नहीं, चलो तुम अब सो जाओ, काफी रात हो चुकी है। मैं सो गई, लेकिन पार्टी से ज्यादा मेरे दिमाग में उस लड़के की बात चल रही थी कि आखिर वह किस नियत से मुझे घूर रहा था। खैर, मुझे यह सब सोचते सोचते कब नींद आ गई कुछ पता ही नहीं चला। रात को देर से सोने की वजह से सुबह देर से आँख खुली। जब मैं उठी तब तक दिनेश ऑफिस के लिए तैयार हो चुके थे और माँ जी ने उनका टिफिन तैयार कर दिया था। मैंने उठते ही कहा कि माँ जी, आपने क्यों परेशानी उठाई, मुझे उठा देते, मैं खाना तैयार कर देती। तभी मेरी सास कहने लगी, अरे नहीं अंजलि बेटा, तुम कल रात को देर से सोई थी और कल फंक्शन की वजह से सुबह से भाग दौड़ कर रही थी तो थक गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें सोने देती हूँ। और वैसे भी रोटियां ही तो बनानी थी, इसमें कौन सा बड़ा काम है, यह तो मैं भी बना देती। मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस घर में सभी हमेशा मुझे सही समझते थे। दरअसल मेरे ससुराल वाले बहुत ही खुले विचारों वाले थे और मुझे अपनी बेटी की तरह रखते थे। खैर, अब दिनेश भी ऑफिस चले गए और मेरी सास ससुर अपने कमरे में चले गए। अभी कुछ ही देर बाद राहुल घर पर आया। आकर मुझसे कहने लगा कि भाभी जी, दरअसल भैया अपनी फाइल घर पर ही भूल गए थे, तो मैं वही लेने आया हूँ, आप जरा ला देंगी? पहले तो मैं उसे देखकर डर गई, लेकिन फिर मैंने उसे फाइल ला दी। वह आज फिर से मुझे घूर रहा था। जब तक वह दरवाजे से बाहर नहीं निकल गया तब तक मुड़ मुड़ कर मुझे देखे जा रहा था। मैं बड़ी मुश्किल से तो कल रात वाली बात भूली थी, लेकिन आज फिर से वही हरकत होने की वजह से अब तो मेरा दिमाग भी खराब होने लगा था।
मैंने विचार किया कि यह बातें दिनेश को बता दूं और मैं सोने चली गई, यह सोचकर कि आज रात को दिनेश के आते ही उनको यह बात बता दूंगी। साथ ही साथ मुझे बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं दिनेश कैसा व्यवहार करेंगे। मुझे उन पर पूरा विश्वास था, साथ ही साथ वह खुले विचारों वाले भी थे, लेकिन कहीं न कहीं मेरे मन में डर भी था कि पता नहीं उनको यह बात सुनकर कैसा लगेगा। खैर कुछ देर बाद मैं अपने कमरे में चली गई। वहां जाकर मैं सोई ही थी कि मेरी सहेली नीता का फोन आ गया। बातों ही बातों में वो मुझे कहने लगी कि कुछ दिन पहले मेरे पति के दोस्त मेरे घर पर आए और घर पर कोई ना होने की वजह से वह मेरे साथ बदतमीजी करने लगे। मुझे बहुत डर लग रहा था, तभी मैं जैसे तैसे पीछा छुड़ाकर घर से बाहर भाग गई और पड़ोसी अंकल को बुला लाई। पड़ोसी अंकल ने मेरे पति को फोन किया और तुरंत घर बुलाया। घर पर आते ही मैंने अपने पति को पूरी बात बता डाली, लेकिन मेरे पति का स्वभाव बहुत ही गुस्सैल और खतरनाक था। उन्होंने मेरी बात नहीं समझी और मेरे पर ही दोष लगाने लगे। आखिर वह मुझे कहने लगे कि ऐसे कैसे हो सकता है, तुमने घर के अंदर उन्हें आने ही क्यों दिया, तुम्हारी खुद की नीयत सही नहीं थी, इसलिए तुमने उन लोगों को घर में घुसने दिया। मैंने उनको बहुत समझाने की कोशिश की कि वह लोग आपका बोलकर घर के अंदर आए थे, वहाँ आने वाला है और उसने ही हमको बोला है कि तुम लोग घर पर चलो। लेकिन मेरे पति ने मेरी एक न सुनी और मेरे साथ बहुत ही झगड़ा किया। अब उसकी बातें सुनकर मेरे मन में भी डर बैठ गया, कहीं दिनेश मेरे साथ भी ऐसा व्यवहार तो नहीं करेंगे। लेकिन कहीं न कहीं मुझे यह भी तसल्ली थी कि नहीं, दिनेश ऐसे नहीं है। वह बहुत ही खुले विचारों वाले और अच्छी सोच वाले हैं। वह मुझे हमेशा से समझते हैं, इस बार भी समझेंगे। और मैं खुद से ही बातें करने लग गई कि भला मेरी इसमें गलती ही क्या है। गलती उस लड़के की है जो मुझे बुरी तरह से घूरे जा रहा था, तो फिर मैं क्यों डरूं। मैं यही सोचते सोचते फिर सोने ही लगी थी कि मेरी सास ने आवाज दी कि बेटा दोपहर का समय हो गया है, जरा तुम्हारे पिताजी को चाय बना दो, उन्हें दवाई लेनी है। मैं उठी और किचन में चाय बनाने लग गई, लेकिन मेरा दिमाग तो अभी उसी टेंशन में था कि पता नहीं दिनेश कैसा व्यवहार करेंगे और आखिर उस लड़के की नीयत क्या थी। खैर जैसे तैसे मैंने विचार किया कि नहीं, मैं दिनेश को कुछ नहीं बताऊंगी, पहले मैं इस बात की पूरी गहराई तक जाऊंगी। देखते हैं, जब अगली बार वह राहुल कुछ ऐसी हरकत करेगा तब मैं दिनेश को बताऊंगी। इससे पहले उस बात को यही ठप करने की सोच ली और मैंने दिनेश को कुछ नहीं बताया। लेकिन मेरे मन में कहीं न कहीं यह डर भी था कि अगर बाद में दिनेश को पता चला तो कहीं और ज्यादा कोई गड़बड़ न हो जाए। लेकिन मैंने जैसे तैसे अपने मन को समझा लिया और सोचने लगी, नहीं, अगली बार अगर ऐसी कुछ हरकत हुई तभी बताऊंगी। खैर ऐसे ही कुछ दिन निकलते गए। एक दिन फिर राहुल हमारे घर पर आया। उसने वही हरकत शुरू कर दी। मैंने उससे बात की कि आपको क्या चाहिए, कब से आपको देख रही थी, कितने दिन हो गए मुझे आपको देखते हुए कि आप जब भी हमारे घर आते हो तो मुझे घूरते रहते हो, आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या है। राहुल बिना कुछ बोले वहाँ से चला गया। अब तो मुझे और भी ज्यादा वहम होने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। राहुल कुछ गंदी नीयत से ही देख रहा होगा, तभी उसके पास कोई जवाब नहीं होने की वजह से वह चुपचाप चला गया। अब मैंने दिनेश को बताना ही जरूरी समझा। मैंने विचार किया कि जो होगा सो देखा जाएगा, मैं दिनेश को बता ही देती हूँ। फिर मैं कमरे में गई दिनेश को बताने के लिए, लेकिन जैसे ही कमरे में गई तो दिनेश सो चुके थे। फिर मैं भी उनका उतरा हुआ चेहरा लेकर सो गई। दूसरे दिन मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं राहुल के घर जाकर उसकी फैमिली को सब कुछ बताऊं, ताकि वह लोग उसे समझाएं। साथ ही यह तो पता चले कि राहुल के परिवार में कौन कौन है, आखिर वह ऐसे क्यों कर रहा है, क्योंकि जिसके घर में औरतें होती हैं वह ऐसे औरतों पर नजर नहीं रखते। खैर मैंने यह सोचकर एक दिन दिनेश का पीछा करते हुए राहुल का एड्रेस पता किया और दूसरे दिन राहुल के घर पहुंच गई। वहां पर जाकर देखा तो उसके घर में कोई नहीं था, बाहर की तरफ ताला लगा हुआ था। मैंने चारों तरफ घूम के देखा तो पीछे का दरवाजा खुला हुआ पाया। मैं पीछे के दरवाजे से राहुल के घर के अंदर गई। घर के अंदर जाकर देखा तो पूरा घर सुनसान पड़ा था, पूरे घर में कोई नहीं था। मैंने मन में विचार किया कि शायद कहीं घूमने गए होंगे। मैं वापस जाने ही लगी थी कि तभी मेरी नजर एक दीवार पर लगी तस्वीर पर पड़ी, जो बिल्कुल मेरे जैसी ही थी। मुझे एक बार के लिए तो लगा कि यह तस्वीर मेरी ही होगी। मैं फिर उस तस्वीर के बिल्कुल पास गई और गौर से देखा तो पता चला कि यह तो मेरी ही तस्वीर थी।
अब तो मुझे राहुल पर पूरा शक हो गया था कि कोई ना कोई माजरा जरूर है। फिर मेरे मन में ख्याल आया कि हो सकता है राहुल मुझे पसंद करता हो, लेकिन फिर मेरे को राहुल पर घिन आने लगी कि एक आदमी शादीशुदा औरत पर ऐसे कैसे नजर रख सकता है, वहाँ अपने घर में मेरी तस्वीर रखता है। दिनेश तो राहुल के घर आते ही होंगे और दिनेश ने कभी कोई रिएक्ट नहीं किया क्या मेरी तस्वीर देखकर। फिर मैं इन्हीं ख्यालों में खोई हुई थी। तभी मैं घर की तरफ चल पड़ी। मैंने सोचा कि मैं घर जाकर आज दिनेश से पूछूंगी कि दिनेश राहुल के घर पर मेरी तस्वीर क्या कर रही थी। मैं घर आ गई। घर आकर खाना बना रही थी, तभी दिनेश का फोन आया। वह कहने लगा कि मुझे मीटिंग के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा, इसलिए मैं घर पर नहीं आ पाऊंगा और तुम ड्राइवर के साथ मेरे कपड़े भेज दो ऑफिस में ही। मैं 2 दिन बाद वापस आ पाऊंगा। मैंने दिनेश को फोन पर सब कुछ बताना जरूरी नहीं समझा। मैंने सोचा एक बार वह आ जाए मैं तभी उन्हें सब बताऊंगी। खैर मैंने ऐसे ही 2 दिन निकाले। आज दिनेश दिल्ली से वापस आने वाले थे, तभी मैं उनके लिए और माँ पिताजी के लिए खाना बना रही थी। कुछ देर बाद राहुल घर पर आया और वह मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया। जैसे ही मैंने पीछे देखा तो उससे पाया। उसे देखते ही मैं बिल्कुल डर गई और चिल्लाने लगी। तभी उसने मेरे मुंह पर हाथ रखा और कहा, आप प्लीज चिल्लाइए मत, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैंने उसे धक्का दिया और कहा कि इसे तुम सही बता रहे हो, कितने दिनों से तुम मुझे घूरे जा रहे हो, मुझे गलत नियत से देखते हो और अभी मेरे पीछे आ गए। तुम्हें किसने हक दिया कि तुम हमारे घर में ऐसे हमारे किचन में घुसकर मेरे पीछे आकर खड़े हो जाओ। राहुल की आंखों में आंसू आ चुके थे। मुझे लगा कि उसे शायद अपनी गलती पर पश्चाताप है, लेकिन फिर भी वह बार बार यही बात दोहराता था कि मेरी कोई गलती नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। तभी अचानक से दरवाजा खुलने की आवाज आती है और देखा तो वहाँ दिनेश थे और साथ ही माँ पिताजी भी थे। सास ससुर पास के पड़ोस के घर में सत्संग में गए हुए थे। तभी वह लोग राहुल को देखकर बोले, बेटा तुम यहाँ पर कैसे? तभी दिनेश ने कहा कि इसे मैंने ही भेजा था, मैं आने वाला था तो मैंने कहा कि आकर मुझे लैपटॉप ले जाएगा और ऑफिस का थोड़ा काम है वह कह कर देगा ताकि मैं 2 दिन की थकान उतार सकूं। मुझे थोड़ा अजीब सा लगा और मैंने झट से दिनेश और सब लोगों को बोल दिया कि बहुत दिनों से मैं इस पे गौर कर रही थी। यह दिनेश से कहा कि आपको और भी बताने वाली थी, लेकिन कभी बता नहीं पाई क्योंकि मौका ही नहीं मिला। परसों बता दी, लेकिन उससे पहले आप दिल्ली चले गए, इसलिए मैं आपके आने का इंतजार करने लगी। लेकिन आज सुबह में जब किचन में खाना बना रही थी तभी राहुल मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया और कब से कह रहा था कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तभी दिनेश भी हंसने लगा और मुझे वहाँ सोफे पर बैठा कर कहने लगा कि अंजलि तुम खामखा घबरा रही हो, राहुल ऐसा लड़का नहीं है। मैंने झट दिनेश की बात को रोकते हुए कहा कि आप अभी भी इसी की तरफदारी कर रहे हैं, यह सब हो क्या रहा है? तभी दिनेश ने मुझे कहा कि दरअसल राहुल और इसकी बहन के माँ बाप उनके बचपन में ही गुजर गए थे। तभी से राहुल ने ही अपनी बहन का देखरेख किया और उसे पढ़ाया लिखाया, लेकिन पिछले 2 महीने से राहुल की बहन गायब हो गई थी। तभी से राहुल उसे ढूंढने का प्रयास कर रहा है, लेकिन वह नहीं मिल रही। उसकी शक्ल तुम्हारी जैसी मिलती है, इसलिए राहुल तुम्हारी शक्ल पर इतना ध्यान देता था। साथ में वह अपनी बहन की याद में तुमको देखता था। उसे बार बार यही लग रहा था कि कहीं तुम उसकी बहन तो नहीं हो। एक दिन इसने मुझसे ऑफिस में तुम्हारे बारे में पूछा भी था, तब मैंने इसे सारी बात बता दी कि तुम उसकी बहन नहीं हो, तुम तो अंजलि हो। लेकिन इसने कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि अपनी बहन से बहुत प्यार करता था, इसलिए वह अपनी बहन को देखने की कमी तुम्हें देखकर पूरी कर लेता था, इसलिए घर पर आता था और हमेशा मेरी ही परमिशन लेके आता था। मैंने कहा कि उसके घर पर जो तस्वीर लगी है वह। तभी दिनेश बोला, हाँ वह तस्वीर तुम्हारी नहीं बल्कि इसकी बहन की है। अब मेरा सारा वहम निकल चुका था और मैंने दिनेश से कहा कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। दिनेश ने कहा कि वह मेरे दिमाग से निकल गया होगा, मैंने इस चीज पर इतना ध्यान नहीं दिया था। अब राहुल मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा, बहन अगर तुम्हें मेरी वजह से कोई परेशानी उठानी पड़ी हो तो मुझे माफ कर दो। दरअसल मेरा कभी भी इरादा गलत नहीं था। अब मेरी आंखों से आंसू आ चुके थे। मैंने भी राहुल से माफी मांगी और कहने लगी कि मुझे माफ कर दो, मैंने जाने अनजाने में तुम पर क्या क्या शक किया। मैं हमेशा से ही तुम्हें गलत मानती आ रही थी। आप एक बार मुझे बोल देते कि आप किस नियत से मुझे देखते हो तो मैं कभी भी गलत नहीं समझती। फिर दिनेश बोले, अभी हो गया सो हो गया, अभी तुम भाई बहन ये रोना धोना बंद करो। मेरे सास ससुर ने राहुल से कहा कि जब कभी तुम्हें अपनी बहन की याद आए तो यहाँ चले आना और अपनी इस बहन से बातें कर लेना। खैर कुछ देर में मैं अपने कमरे में गई और अफसोस करने लगी कि इतने अच्छे इंसान को मैं गलत समझ बैठी।
राहुल तो पहले से ही बेचारा हालातों का मारा था और ऊपर से मैंने भी उसे जलील कर दिया। खैर, अब अफसोस के अलावा मेरे पास बचा ही क्या था। धन्यवाद दोस्तों।